माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन जो कि लेसन 2 है, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का मीन्स रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा में होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे मोबाइल की बैटरी है हमारे, उस मोबाइल की बैटरी में जैसे ही वो डिस्चार्ज होती है, हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, तो हम उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और उसके अंदर वह विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही है, यानी संचित हो रही है। जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो उस टाइम जो रासायनिक ऊर्जा उस बैटरी में स्टोर हो गई थी, वह अब किस में चेंज हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। और जैसे ये विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी, हमारे मोबाइल में डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। तो यही रूपांतरण यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। और इस रूपांतरण या परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, वही कहलाएगी हमारी विद्युत रसायन। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेल क्या है। तो सेल, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, तो सेल वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन में सहायता करता है। यानी सेल वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह साधन क्या हो गया, सेल हो गया, जिसके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के, अब दो प्रकार के सेल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एक तो सेल है वैद्युत अपघटनी सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो सेल कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, तो देखिए, ये ऐसा सेल होता है जिसमें एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिक्विड फॉर्म में या जलीय विलयन के रूप में भरा होता है। यानी हम जैसे मान लें NaCl हमने लिया और NaCl को पिघली हुई अवस्था में इसके अंदर डाल दिया, या जल में घोल करके NaCl को इसमें डाल दिया, तो यह कहलाएगा वैद्युत अपघट्य का विलयन। ओके, तो ये जो व्हाइट डॉटेड से जो भरा हुआ है, यह कहलाएगा वैद्युत अपघट्य का विलयन। अब इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तो यह है कैथोड और ये वाला है एनोड। ये कैथोड और एनोड क्यों है, क्योंकि जो सिरा बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ा रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, वो तो कहलाता है कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है वह काम करेगा यहाँ पर एनोड का। वैसे एनोड और कैथोड क्या होते हैं, ये भी आपको डिटेल में मैं आगे और बताऊंगा। तो यहाँ पर क्लियर है कैथोड और एनोड। अब जैसे ही हमने बैटरी का स्विच ऑन किया, तो इसमें करंट पास होने लगेगा। करंट कौन सा होगा, डीसी करंट, यानी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। जैसे ही यहाँ करंट फ्लो होगा, यह पूरा जो है नेगेटिव हो जाएगा, यह पोल नेगेटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया। जैसे ये नेगेटिव होगा, इसके पास
C+ और A- में से ये C+ इसके पास जाएंगे। यहाँ C+ मैंने कैटायन यानी धनायन को शो किया है और A- मतलब एनायन मतलब ऋण आयन है। तो ये नेगेटिव हो गया और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो जो पॉजिटिव हो जाएगा उसके पास कौन से आयन जाएंगे? एनायंस यानी ऋण आयन। जब ये इसके पास जाएंगे तो यहां जाकर के यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन अवस्था में आ जाएंगे यानी अवक्षेपित हो जाएंगे। इसको बोलते हैं धन आयनों का कैथोड पर जाकर के निक्षेपण हो जाना या अवक्षेपण हो जाना या जम जाना, यानी कि C+ जो है इस कैथोड पर जाकर के चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो बात क्लियर है। तो यह सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस कैटायन और एनायनों में जो इलेक्ट्रोलाइट था यानी वैद्युत अपघट्य था उसका क्या हो गया? अपघटन। वापस से बात समझना, यहां सॉल्यूशन भर रहा था NaCl का, मान लीजिए NaCl का किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। ओके, इसमें हम जानते हैं एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। तो जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन में बैटरी द्वारा करंट पास करते हैं, विभव लगाते हैं, तो यह दो पार्ट में टूट जाता है और जो केटायन है वह कहाँ जाकर के चिपक जाते हैं? कैथोड पर। और जो एनायंस है वह कहाँ जाकर के चिपक जाते हैं? एनोड पर। यानी इसका इस विद्युत द्वारा धनायन और ऋणायन में अपघटन होकर के अवक्षेपण हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया वैद्युत अपघटन। ओके, तो वैद्युत अपघटनी प्रोसेस ये हमने देखा है और यह जिस सेल के अंदर होता है वह सेल कहलाएगा हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। ओके, तो ये बात अपने क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं? तो देखिए, हमने जो भी देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, उसी को हम एक नाम और देते हैं गैल्वेनिक सेल। यानी तीनों चीजें एक ही हैं। क्या? वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत रासायनिक सेल को ही एक और नाम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं और यही गैल्वेनिक सेल भी होता है। तो ठीक है यहां तक मामला। अब आगे की बात देखते हैं अपन। जैसे हमने लिया दो कंटेनर, ये देखिए, इन दोनों कंटेनर्स में यानी पात्रों में हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए। इसमें हमने भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। क्या भरा है इसमें? कॉपर सल्फेट। और इसमें भरा है हमने जिंक सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जिस कंटेनर में भरा हुआ है उसमें हमने एक मेटल की रॉड यानी धातु की छड़ डाल दी और यह थी कॉपर की बनी हुई। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है कि जिस मेटल की छड़ है उसी नेचर का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी वैद्युत अपघट्य का विलयन जो है हम यहां पर काम में लेंगे। जैसे देखिए यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में क्या आ रहा है? कॉपर आ रहा है, तो यहां पर रॉड भी कॉपर की ही लेनी है। यहां देखिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहां पर रॉड भी किसकी लेनी है? हमें जिंक की लेनी है। इसका मतलब यह है कहने का कि जो मेटल की रॉड होती है वह उसी के समान धन आयन रखने वाले वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबी होती है। तो देखिए यहां पर कॉपर +2 धनायन है, इसमें कॉपर की छड़ डूबी हुई है। यहाँ जिंक +2 धनायन है, इसमें जिंक की छड़ डूबी हुई है। यहां तक क्लियर? अब देखिए दोनों रॉड्स को हमने किससे जोड़ दिया? एक वायर से, ये धातु के तार से इसको जोड़ दिया
जिंक को और कॉपर को, और बीच में लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से अटैच हो गए यानी जुड़ गए। इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक धातु के तार द्वारा संपर्कित कर दिया, जिसके बीच में क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा। यहां पर इन दोनों विलयनों को भी एक दूसरे से कांटेक्ट कराना है, और कांटेक्ट कराने के लिए हमने एक ये यू शेप वाली एक कांच की नली ली है। यू शेप यानी ये इस तरीके का शेप है, इस तरीके के शेप वाली ये नली ली है हमने, और इस नली को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सॉल्ट भरा होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट मान लीजिए, ये वाला सॉल्ट ले सकते हैं, या पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी हम इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉरी इसमें कोई सा भी हम सॉल्ट ले सकते हैं। अब इस सॉल्ट के साथ हम अगर जो एक कल्चर मीडियम होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर विलयन जो कि अर्ध ठोस अवस्था में होता है, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। यानी अगर और सॉल्ट का मिक्सचर बना करके अर्ध ठोस अवस्था में हम इसके अंदर भर देते हैं। अब एक सिरा तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और दूसरा सिरा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। अब देखिए सबसे पहले जिंक और कॉपर में से जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको आप देख लेना। तो यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है और कॉपर उसके बहुत ही बाद में आता है। तो हमने वहां देखा था कि जो मेटल ऊपर आती है वो एक तो काम करेगी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागने का, तो दूसरी मेटल उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धीरे त्यागेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागती है वो एनोड का काम करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने में टाइम लगाती है यानी उससे वह सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है, वो कैथोड का काम करेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा काम करेगा एनोड का और ये काम करेगा कैथोड का। दोनों चीज क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन रिलीज करेगा, तो यहां अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिलीज कौन करता है। तो ठीक है, यहां से जिंक ने पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यह 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके इधर होते हुए इधर आएंगे और इसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जिंक बदल गया जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। यह 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल वायर से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, और कॉपर की सरफेस पर आकर के जैसे ही इकट्ठे होते हैं तो यहां से कॉपर +2 आयन कॉपर की रोड पर जाकर के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके किस में बदल जाता है, कॉपर में। तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और यहां पर ये आयनिक फॉर्म है, इसलिए ये किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो यहां से कि जिंक किस में बदल गया था, जिंक +2 आयन में। तो जिंक जैसे जिंक +2 आयन में बदलेगा, जिंक यहां से लिक्विड फॉर्म में आकर के नीचे Zn+2 की फॉर्म में गिर जाएगा। यानी ये वाली रोड से जिंक +2 किस में जा रहा है, लिक्विड में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इधर होते हुए इस पर आ गए। अब यह रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है
और ये रोड इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर डिपॉजिट कर रही है। यहां से कॉपर +2 आयन यहां जाकर के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और किस में बदल रहे हैं? कॉपर में। अब बात देखिए कि यहां पर कॉपर +2 जो थे वो कॉपर +2 भी यहां चल करके और डिपॉजिट हो गए। अब सल्फेट आयन यहां पर बच गए, SO4-2 आयन, ये वाले आयन यहां बच गए केवल। और यहां देखें अपन तो यहां पर जिंक +2 आयन एक्स्ट्रा आ गए। देख लो, ये जिंक +2 तो यहां से आकर के गिरा था और यहां कॉपर सल्फेट के टूटने से यहां पर कॉपर +2 यहां जाकर के स्टोर हो गया, इस पे डिपॉजिट हो गया और सल्फेट यहां फ्री हो गया। अब इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन तो पॉजिटिव हो गया और ये सॉल्यूशन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां पर सल्फेट की अधिकता हो गई SO4-2 की और यहां जिंक +2 की अधिकता की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन को वापस से न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए कौन हेल्प करता है? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज कैसे हेल्प करेगा? तो सॉल्ट ब्रिज मान लीजिए अपन थोड़ी सी देर के लिए देखते हैं कि यहां पर हम कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ने KCl ही ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या भरा हुआ है? KCl और प्लस अगर अगर, ठीक है। अब यहां पर KCl में K+ और Cl- है, तो K+ और Cl- भी जब टूटेगा तो यह K+ तो जाएगा इस साइड में और K+ जब यहां आकर के स्टोर होगा तो इसके पास कौन से आयन जाएंगे? सल्फेट आयन। तो K+ आयन तो नली के अंदर है, सॉल्ट ब्रिज वाली जो ग्लास ट्यूब थी, यू आकार की नली, उसके अंदर कौन है? K+ और बाहर की तरफ से आकर के सल्फेट उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ना तो सल्फेट ऊपर जा पा रहे हैं अंदर और ना K+ नली से बाहर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने जो ये व्हाइट वाले लगा रखे हैं यह है कॉटन प्लग। कॉटन प्लग मतलब रुई से डॉट बना करके हमने इसको पैक कर दिया दोनों साइड से। तो यहां पर K+ आ गए इस साइड में और यहां पर आ गए अपने Cl-। अब Cl- किसको अट्रैक्ट करेंगे? जिंक +2 को। तो जिंक +2 आयन क्लोराइड आयनों से न्यूट्रल हो जाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि 2+ है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl- आएंगे और यहां पर SO4-2 है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 K+ आएंगे। तो 2 KCl का डिसोसिएशन यानी वियोजन होता है। 2 KCl यहां पर टूटेंगे और 2 KCl एक सल्फेट को न्यूट्रल करेंगे और 2 Cl- एक जिंक +2 को न्यूट्रल करेंगे। अब देखिए यहां पर परिपथ पूरा हो चुका है। परिपथ पूरा कैसे? कि देखिए यह सर्कल अगर पूरा हो जाए तो करंट का फ्लो हो जाता है। इस सर्कल में आप देखेंगे ये मैंने इसको 2 पार्ट कर दिए। ये ऊपर का जो हाफ सर्कल है ये मेटल वायर द्वारा इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ले जाता है। तो यहां से एक जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया और इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए। तो हाफ सर्कल पूरा हो चुका है किसका? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स का। और धारा प्रवाह में 2 ही चीजें हेल्प करती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरे आयंस। इलेक्ट्रॉन तो हेल्प करते हैं कहां? मेटल्स के अंदर यानी सॉलिड अवस्था में जो भी होगा, और हम जानते हैं मेटल सॉलिड अवस्था में यानी धातु हमेशा ठोस अवस्था में होती है। तो धातु में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और लिक्विड्स के अंदर यानी विलयन के अंदर धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धन आयन और ऋण आयन के कारण। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि लिक्विड में आयनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। और वो आयन कौन कौन से होते हैं? धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, अब बताओ यहां पर जाने के बाद हमारा एक काम पूरा हो गया, क्या? कि हमने यहां तक इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन आकर के कहां डिपॉजिट हो गए थे? कॉपर की रॉड पर। अब कॉपर सल्फेट के टूटने से कॉपर +2 यहां गया,
तो इसका मतलब है लिक्विड में भी मूवमेंट चल रहा है। और सल्फेट कहाँ गया था? तो ये गया था सॉल्ट ब्रिज के पास, तो ये सल्फेट यहां पहुंच गया। यहां पर कौन आया था? तो यहां से KCl जो था उसका K+ यहां आया था और Cl- इधर आया था, ठीक। और जिससे Zinc+2, इस रोड से Zinc+2 कहाँ गिरा था? लिक्विड में। वह Zinc+2 कहाँ पहुंच गया? इसके पास। तो देख लीजिए यहां से लेके ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों की मदद से इस सेल के अंदर धारा का प्रवाह हो जाता है। यह कंप्लीट संरचना ही आपकी गैल्वेनिक सेल, जो कि डेनियल ने बनाया था, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया डेनियल सेल। यानी गैल्वेनिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण डेनियल सेल है। ओके, तो आज हमने पूरा डेनियल सेल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।